हेलो दोस्तों, मैं सुनी शर्मा आ गया हूँ डीएसएमएस सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के। अभी तक आप लोग कंप्रेशन मेंबर पढ़ रहे थे और कंप्रेशन मेंबर में हमने न्यूमेरिकल लगा चुके हैं हम लोग दो। आज हम लोग एक टॉपिक छोटा सा पढ़ेंगे और साथ साथ एक न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, ठीक है ना। टॉपिक क्या है? टॉपिक का नाम मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। टॉपिक का नाम है बिल्टअप सेक्शन। क्या नाम है टॉपिक का? बिल्टअप सेक्शन। बिल्टअप सेक्शन का मतलब होता है, अगर मैं आपसे कहूं एक बात बताइए, कोई एंगल सेक्शन है या कोई चैनल सेक्शन है। चैनल सेक्शन जानते हैं आप लोग कैसा होता है? सिंपल ऐसे चैनल सेक्शन है। अगर मैं कहूं कि ये इसका एक कॉलम बना दीजिए, ठीक है। कॉलम सेक्शन तो आप लोग समझते नहीं, क्रॉस सेक्शन है। तो अगर मैं कहूं कि इसको सीधा रख करके ऐसे इस पर लोड लगाइए, कॉलम बनाइए, तो आपको ऐसा कॉलम अच्छा लगेगा देखने में? अच्छा भी नहीं लगेगा और ये पर्याप्त भी नहीं है। कई बार होते हैं पर्याप्त, लेकिन अक्सर इनका प्रयोग ऐसे न करके, या आई सेक्शन, या आई तो चलिए फिर भी कम से कम ठीक है, सिमेट्रिक सेक्शन है कुछ हद तक। आई सेक्शन तब भी कॉलम के रूप में चलिए मान के चलिए कि एक बार प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये थोड़े अटपटे लगते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसे सेक्शन का प्रयोग ना करके अकेले इनके साथ ऐसा ही एक और अगर ऐसे ले आके जोड़ दें तो, ऐसे ले आके अगर इनके साथ जोड़ दें तो, अब कैसे जोड़ेंगे? कहेंगे सर ये तो ऐसे रखे, हम कहें कि दो रखिए। एक ऐसे सीधा खड़ा करिए ऐसे, और दूसरा उसके साथ ऐसे खड़ा कर दीजिए, दोनों को ऐसे एक साथ करिए। फिर कहेंगे सर दोनों मान लीजिए ऐसे खड़े हो गए, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। तो ये चैनल सेक्शन अब यहाँ देखिए आपको कैसे दिखाई देगा। यहाँ पे मान लीजिए आपने कहा कि सर ये चैनल सेक्शन हो गए दोनों हम लोग के, तो बताइए इनको सर अलग अलग हैं ऐसे इस तरीके से खड़े, इन पर लोड लगेंगे तो ये बकल कर जाएंगे। तो इनको आपस में ऐसे बांध दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा आपने कई बार स्टेशन पर वर्कशॉप में देखा होगा कि ऐसे चारों तरफ चारों कोने पर एंगल लगाए और फिर उनको ऐसे जाल की तरह से, अभी आगे ये टॉपिक भी है आपका बैटनिंग और लेसिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनको इस तरीके से पूरा बांध दिया जाता है, या सिंगल लेसिंग से, या फिर इस टाइप से अगर कर दिया जाए तो डबल लेसिंग सिस्टम से इनको बांध दिया जाता है। तो कहने का अर्थ है कि एक चैनल ऐसे है, दूसरा चैनल, दोनों ऐसे खड़े हैं और उनके बीच में ऐसे छड़े लगा करके उनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया, ताकि जब हिले तो दोनों एक साथ दाएं बाएं बकल करें, कोई अकेले इंडिविजुअल ना काम करे। ये बात आपको समझ में आ रही है कि दोनों मिल करके एक साथ काम करेंगे। तो हमेशा देखिए, जब भी इसका मतलब हुआ कि जब भी कोई ऐसा कॉलम या सेक्शन बनाया जाए जो दो या दो से अधिक सेक्शन को आपस में जोड़ करके उनके माध्यम से बनाया जाए, तो उस सेक्शन को हम लोग कहते हैं बिल्टअप सेक्शन। अब बिल्टअप सेक्शन से रिलेटेड कुछ बातें, जैसे आपने एक चैनल यहां रखा, दूसरा चैनल यहां रखा, दोनों चैनल को कितना दूरी पर रखें? काफी दूर दूर रख दें या नजदीक रख दें? कैसे रखें? मान लीजिए एक चैनल ऐसे है, ठीक है, एक चैनल यहाँ है, तो दूसरा वाला जो बगल में रखा जाएगा वो ऐसे रख दें इस टाइप से। ये बेकार सा नहीं हो गया? अच्छा रहता कि हम दूसरा चैनल जो रखते वो ऐसे रखते, ऐसे ऐसे, तो ये सही रहता इतना सटा करके, या फिर ऐसा सही रहता कि इनको थोड़ा दूर पर रखते ऐसे? कितने पर रखें हमें कोई आइडिया नहीं है। तो हमें ये पता करना होता है कि जब भी हम दो अलग अलग सेक्शन को आपस में ज्वाइंट करके एक बिल्टअप सेक्शन बनाते हैं, तो कितनी दूरी पर रख के उनको आपस में कनेक्ट करें ताकि कॉलम की स्ट्रेंथ हमको मैक्सिमम मिल सके। एक चीज आप जान जाइए कि ये कनेक्ट करने के लिए इनके बीच की जो दूरी होती है वो डिसाइड करना भी हमारा ही काम होता है। एक सेक्शन लगेगा आई, दूसरा आई, तो दोनों कितनी दूरी पर होंगे? एक चैनल लगेगा, दूसरा चैनल, तो दोनों कितनी दूरी पर होंगे? एंगल लगेगा दूसरा या चार एंगल लगेंगे तो कितनी दूरी पर होंगे? ये सब डिसाइड करना भी हमारा ही काम है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में कई बार पूछ देता है कि दो एंगल हैं या दो आई सेक्शन है, बताइए उनको आपस में रख करके रखना है, कितनी दूरी पर रखा जाए कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिले, और कितना स्ट्रेंथ होगा ये भी बता दीजिए। ये क्वेश्चन उसी टाइप का है जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, पहले से समझाऊंगा। पहले देख लेते हैं कि इसके पीछे की थ्योरी क्या है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि बिल्टअप सेक्शन में हम एक आई रखे हैं, दूसरा आई, इन दोनों को ऐसे रख दिया, फिर इनको आपस में कनेक्ट करना है ना, तो चाहे तो किनारे किनारे पर प्लेटें प्रयोग कर दें, तो प्लेट तो पूरी की पूरी जाएगी तो महंगा पड़ेगा। अगर ये दोनों अपने आप में मजबूत हैं, केवल ये ऐसा जोड़ देना इनको कि आपस में मिलकर काम करें। तो ये देखिए इनका प्लान है जो आप देख रहे हैं ना, प्लान। इनको नीचे जब जाएंगे ऐसे लंबाई की दिशा में, तो जालक सिस्टम से ऐसे दोनों को आपस में एक छड़ इससे जोड़ते हुए उससे, इससे जोड़ते हुए इससे, दोनों तरफ से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये आपस में पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। लेकिन कितनी दूरी पर रख के? तो मान लेते हैं कि इनके बीच सेंटर से सेंटर डिस्टेंस क्या है? डी दूरी पर इनको रखना है। डी दूरी इनके
बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है और d दूरी पर रख के इनको जोड़ देंगे। कहेंगे सर d कितना होगा, चलिए d निकालते हैं। लेकिन कैसे d आएगा, एक सिद्धांत हमेशा ध्यान रखिए जो मैं आपको शुरू करते समय दूसरे लेक्चर में अच्छी तरीके से बताया था। कंप्रेशन मेंबर का जो दूसरा लेक्चर है, अभी पीछे जाइए, लाइन से पढ़िए। हमेशा मैं कहता हूं वीडियो की क्वालिटी को फिर से याद दिला दूं, 360p से कम पर मत देखिएगा। दूसरा चीज, वीडियो सीरीज को हमेशा सीक्वेंस से देखा कीजिए। अचानक रैंडम किसी वीडियो पर आप कूदते हैं तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, डीएसएमएस के प्लेलिस्ट में जाइएगा, लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करके पूरा देखना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देंगे हम लोग, डी दूरी पर रखना। हमने एक चीज बताया था कि कोई भी कॉलम जो होता है वो फेल होता है तो ऐसा कि जिधर से उसका इनर्शिया क्या हो, जैसे ये एक्स एक्स है और ये वाई वाई है, तो कॉलम हमेशा उसके अबाउट फेल होगा जिसके अबाउट उसका इनर्शिया कम होगा। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है ऐसा बनाने में कि हमको इधर से आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों क्या कर दें, हम बराबर कर दें। मतलब हम चाहते हैं कि आई सेक्शन का आई एक्स एक्स और आई वाई वाई आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ताकि किसी भी एक तरफ वो ना मुड़े। क्योंकि ज्यादा देखिए ये दोनों यहां पर रखे हैं तो हो सकता है एक्स एक्स ज्यादा हो, थोड़ा दूर कर देंगे तो वाई वाई ज्यादा हो जाएगा। ऐसा करें कि दोनों मिला करके क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, ठीक है ना, दोनों मिल करके आपस में बराबर हो जाए, ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब कैसे, चलिए मान लेते हैं कि इस सेक्शन अकेले इस पूरे का, चलिए यहां पे मैंने बना लिया, इसका एक्स एक्स ये है, ठीक है, इसका वाई वाई ये है, इस बेचारे का अपना खुद का। अच्छा एक चीज है कि हम इस थ्योरी को लिखवा भी सकते हैं। देखिए जो नोट्स मैंने दिया है ना उसमें बिल्टअप सेक्शन हेडिंग बना करके इसके बारे में लिखा गया, जो लिखना है कि बिल्टअप सेक्शन क्या होते हैं, वो सब जो डेफिनेशन आप कहते हैं सर बता दीजिए, तो मुंह से मैं बोल दिया हूं कि बिल्टअप सेक्शन क्या होते हैं, मैंने बता दिया। इनमें मेन सिद्धांत क्या है कि इन बिल्टअप सेक्शन आई एक्स एक्स मस्ट बी इक्वल टू आई वाई वाई। ये चीज आपको पूरा तरीके से ध्यान रखना है कि आई एक्स एक्स मस्ट बी इक्वल टू आई वाई वाई, इन दोनों को आपस में बराबर रखना है। तो ये इनका मेन सिद्धांत हुआ बिल्टअप सेक्शन का। तो कहेंगे सर सिद्धांत अगर है तो क्या करें, चलिए मान लेते हैं हम इसका, सपोज करिए इसी सेक्शन में कि इसका अपना जो है वो आई वाई वन है, मतलब अकेले का, अकेले ये तो देखिए पूरे का दोनों का मिला के है, ये दोनों का मिला के है, ठीक है। इसका मान लेते हैं ये x1 है अपना खुद का अकेले का, इसका आई वाई वन क्या है, इसका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया अबाउट वाई वाई, मतलब इसका अबाउट वाई वाई जो है इसका एरिया, और आई x1 क्या है, तो सेम चीज है अबाउट, सेम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x1 के अबाउट है। और पूरे सेक्शन का तो आप जान ही गए हैं। तो एक बात बताइए यहाँ पे सीधा सीधा हम क्या करें, पूरे सेक्शन का निकालें और आपस में बराबर कर दें। पूरे सेक्शन का आई एक्स एक्स क्या होगा, आई एक्स एक्स यहाँ पर क्या होगा, तो जानते हैं एक चीज देखिए, जब भी कोई एक ही अक्ष के अबाउट रोटेशन हो रहा हो कई चीजों का, तो सबको आपस में जोड़ा जा सकता है। जैसे ये देखिए अगर एक्स एक्स को हम देखें तो आई एक्स एक्स पूरे का यहीं से जाएगा, ये पूरा अगर सेक्शन एक साथ मान ले दोनों को, तो इनका कॉमन एक्स एक्स यहां से जाएगा और वाई वाई यहां से जाएगा। जा रहा है कि नहीं जा रहा, देखिए ये एक्स एक्स हुआ पूरे का दोनों का और ये वाई वाई, और अकेले जब एज्यूम करेंगे केवल इसको तो इसका एक्स एक्स तो यही होगा, लेकिन वाई वाई देखिए यहाँ पे होगा, इस अकेले का ध्यान दीजिए, अकेले का वाई वन यहाँ होगा एक्स एक्स ये, लेकिन एक्स एक्स दोनों का कॉमन है सब मिला के, वाई वाई कॉमन नहीं है। देखिए ध्यान से वाई वन इसका यहाँ है, इसका वाई वन यहाँ है और ये वाई यहाँ है। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को कि ये पूरे सेक्शन एक्स एक्स के अबाउट तो एक रोटेट कर रहा है, दूसरा भी रोटेट कर रहा है, मतलब इसका x1 उसका x1 एक ही के अबाउट है, कोई पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगेगा, एक्सिस एक ही है, एक्सिस दूर दूर होती है तो एक पर ट्रांसफर करके पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं हम लोग, ठीक है। यहां पर वाई वाई पर लाएंगे इसको तब जाकर के पूरे दोनों का मिलेगा। जैसे वाई वाई यहाँ पे है तो वाई वन को इस पे ट्रांसफर करेंगे वाई वन, तब एक का एक बनेगा। लेकिन आई एक्स एक्स इजी, आई एक्स एक्स मतलब सिंपल, दो है और एक का आई एक्स वन है, ठीक है, तो 2 इंटू आई एक्स वन इसका हो गया आई एक्स एक्स, ठीक है। पूरे सेक्शन का आई एक्स एक्स जो हुआ वो 2 x1 सीधे क्यों जोड़ दिए, आई एक्स एक्स x1 इसका, आई x1 इसका जोड़ दिए। अब लेकिन आई वाई वाई की जब बात करेंगे हम लोग तो एक को उधर और दो से गुणा कर दें,
मतलब एक को यहाँ ले गए, दूसरे को भी यहाँ ले गए, जोड़े यानी 2 से गुणा कर दिए। पहले एक को ले जाए तो एक का क्या होगा, आई y1 होगा कि नहीं, अपने अबाउट आई y1 लेकिन इनके बीच की दूरी सपोज करिए x। देखिए अब चाहे इसको आप ऐसे भी x कर सकते हैं, उधर से भी x करते हैं, मतलब इसके y1 से उस y तक के बीच की दूरी आपका x है, और इस पूरे सेक्शन का एरिया सपोज कर लीजिए a है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि इसका अपने इस पूरे सेक्शन का अपने एक्सिस के अबाउट इनर्शिया आई y1 है, लेकिन जब ट्रांसफर करेंगे तो i1 प्लस a x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी x है, x1 या x कहिए, और इसका एरिया ये है, तो ax स्क्वायर हो जाएगा पूरा यहां से। बताइए, तो कह सकते हैं आई y जो होगा वो ये बनाएगा। क्यों? क्योंकि एक को ट्रांसफर किए, दूसरों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब बिल्टअप सेक्शन के लिए शर्त है, हमने दोनों आई एक्स एक्स निकाल लिया और आई वाई वाई निकाल दिया, आपस में इनको बराबर कर दें। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो d है ना, जो d है वो 2x के बराबर है। देखिए एक x यहां से फिर एक x यहां से, तो d क्या है, 2x के बराबर है। तो अगर हम यहां से x निकाल दें तो x में 2 से गुणा कर देंगे, d निकल जाएगा। यानी पहले तो बिल्टअप सेक्शन के यहां पर लिखेंगे फॉर मैक्सिमम स्ट्रेंथ आई एक्स एक्स मस्ट बी इक्वल टू आई वाई वाई। तो क्या हो जाएगा जरा बताइए। हम लोग लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे 2x1 2i x1 इज इक्वल टू 2, यहां पर देखिएगा 2, ये देखिए 2 यहां वाला, i y1 प्लस ax स्क्वायर, यही तो है। अब बताइए 2 से 2 कैंसिल हो गया पूरा दोनों तरफ से, और अगर वहां से हम इसको लाएं तो क्या होगा, ax स्क्वायर इज इक्वल टू आई x1 माइनस आई y1, यही तो आएगा। ध्यान से देखिए आया कि नहीं आया। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट आई x1 माइनस आई y1 बाई ए। ये समझ में आ रहा है। x का वैल्यू कहां से आया है, a से डिवाइड किए हैं, फिर x का स्क्वायर है तो x तो अंडर रूट पूरा का पूरा आ जाएगा। एक चीज पर ध्यान दिए आप लोग यहाँ पे कि बस x का वैल्यू कुछ नहीं है, i x1 में से i y1 माइनस कर देंगे, एरिया से डिवाइड करके रूट ले लेंगे, यहीं से x की वैल्यू आ जाएगी। और x जब पता चल गया तो वी नो दैट d इज इक्वल टू 2x, तो यानी d इज इक्वल टू 2x होता है। x की वैल्यू निकाल करके 2 से गुणा कर देंगे, d की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो ये आपको समझ में आया। अगर इसी तरीके से आई की जगह पर कोई और सेक्शन होता, जैसे चैनल सेक्शन होता, तो चैनल सेक्शन को 2 तरीके से रखा जा सकता है, या तो ऐसे ऐसे आमने सामने रख दें, और या तो फिर या एक तरीका ये रखने का हो सकता है तो फिर इनके बीच की दूरी ऐसे निकाल दीजिएगा अंदर से अंदर, या फिर दूसरा तरीका रखने का ये हो सकता है कि इनको बैक टू बैक ऐसे रखा जाए, इस तरीके से रखा जाए, तो इनके बीच की दूरी ऐसे निकाल दीजिएगा। दोनों ही केस में आसान है, दोनों तरीके से निकल जाएगा, बस करना कुछ नहीं है। इनका भी देखिए एक्स एक्स कॉमन होगा, पूरा एक्स एक्स इनमें कॉमन होगा कि नहीं होगा, तो इसका टेबल से जब पढ़ लेंगे, ये सब कहां से मिलेगा बताइए। कहेंगे सर एक्स निकालने के लिए आई x1 कहां से आएगा, अरे आई x1 टेबल में दिया रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, आई सेक्शन की साइज पता है आपको, तो आप x1 टेबल से पढ़ लेंगे, y1 टेबल से पढ़ लेंगे, एरिया टेबल से पढ़ लेंगे, तो x निकल जाएगा तो d निकल जाएगा, उतना ही दूरी पर रख दीजिएगा और उसके बाद उनको बांध दीजिएगा, वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ देंगे। चैनल सेक्शन दिया, इनका भी x1 देखिए जुड़ जाएगा 2x1, क्योंकि ये भी इसी के अबाउट, ये भी, लेकिन y देखिए इनका यहां होगा और इसका y यहां होगा और इसका y यहां होगा, फिर इसको भी ऐसे ट्रांसफर करेंगे तो फॉर्मूला निकालेंगे, निकल के आ जाएगा, कुछ ना कुछ फॉर्मूला निकल के यहीं पर आ जाएगा। तो जरूरत नहीं है कि मैं सबको अलग अलग कराऊं, आप चाहें तो खुद से अपनी बुक में देखेंगे, अगर आपका विचार बने तो आप इसको देख लीजिएगा कि चैनल सेक्शन की। एक चीज जान लीजिए, इसका डेराइवेशन और समझाने के लिए अलग से आता है, न्यूमेरिकल नहीं आता है। कई बार बोल देता है कि बिल्टअप सेक्शन में एक 2 मेंबर को आपस में रखना है तो कितनी दूरी पर रखा जाए, उसके लिए सूत्र
निगमन कीजिए या फॉर्मूला डिराइव करिए। तो ये छोटा सा डेराइवेशन भी आपसे कई बार पूछ देता है एग्जाम में, या फिर इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछ देता है। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। तो आप इसी पर रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है मेरे पास, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आसान है, बस इसी पर बेस्ड है। हम लोग चाहें तो ये ना करके, देखिए डेराइवेशन पूछा था तो करना पड़ेगा, और न्यूमेरिकल लगा रहा है तो मत करिए, सब सीधे आई एक्स एक्स आई वाई वाई निकाल के बराबर कर दीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं। फिलहाल ये समझ में आ गया सबको? आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से देख लीजिए चीजों को, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है, बस आई एक्स एक्स निकाला है पूरे का आई वाई वाई निकाला है, दोनों को आपस में बराबर किया है तो एक्स निकला है, और एक्स निकला है तो वहीं से डी निकल गया, और डी इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बोथ आई सेक्शंस, दोनों आई सेक्शन के बीच की सेंटर डिस्टेंस है। तो ये बिल्टअप सेक्शन की थ्योरी आपको यहीं से समझ में आ गई कि बिल्टअप सेक्शन यानी दो सेक्शन को बिल्ट करना आपस में मिला करके किस सिद्धांत पर काम करता है। इसी सिद्धांत पर कि दोनों तरफ से इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो, आपस में बराबर हो। ये मुख्य सिद्धांत है इनके बीच का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक संगठित स्तंभ यानी बिल्टअप कॉलम के लिए उपलब्धता के आधार पर दो ISLV 300 दो हैं, दो ISLV 300 धरण खंडों का प्रयोग किया गया है। धरण खंडों को जालक पद्धति द्वारा, जालक पद्धति के बारे में भी मैंने कहा कि पढ़ाऊंगा, वही लेसिंग सिस्टम या बैटनिंग सिस्टम। अभी इसके बाद वो थ्योरेटिकल है, एग्जाम में बार बार पूछता है उसको लिखने के लिए, ठीक है ना। लिखा है कि धरण खंडों को जालक पद्धति द्वारा आपस में बांधा गया है। धरण खंडों के बीच दूरी d निर्धारित कीजिए, यानी d निकालना है कितना होगा, जिससे कि स्तंभ की दोनों दिशाओं में व्याकुंचन प्रतिरोध यानी बकलिंग रेजिस्टेंस समान हो। इसका अर्थ समझ रहे हैं? व्याकुंचन प्रतिरोध का मतलब पलटने में जो प्रतिरोध है, यानी रेजिस्टेंस अगेंस्ट बकलिंग, वो जो है वो समान रहे, मतलब जितना इधर जितने लोड पर खिसके उतना ही लोड पे उधर पलटे। यही एक ही बात है, या दोनों दिशाओं में मजबूती बराबर हो, दोनों का अर्थ एक ही है। या तो ये लिखेगा कि दोनों दिशाओं में बकलिंग रेजिस्टेंस समान हो, या तो लिखेगा कि दोनों दिशाओं में उसकी क्षमता समान हो, या फिर मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए। सारी बातें एक ही हैं, ठीक है। यदि स्तंभ की प्रभावी लंबाई इतनी हो तो स्तंभ की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। अरे डी निकल जाएगा, और एक्सरसाइज तो आर मिनिमम लैम्डा से हम लोग बाकी चीजें भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए, हमको वही स्थिति बन रही है क्या, इनके बीच की दूरी डी निकालनी है। बस अभी तक हम लोग के पास ये नहीं था कि इनके बीच की दूरी डी निकालनी है, ठीक है। हमारे पास अभी तक ये नहीं था कि कौन सा साइज क्या। अब हमें साइज पता चल गई, कौन सी साइज बताइए। हमने यहाँ पर लिखा साइज के बारे में। चलिए सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ISLV 300 का अर्थ बताइए। 300 का कुछ नहीं, 300 का अर्थ है कि इनके बीच आउटर टू आउटर डिस्टेंस जो है वो 300 mm, पूरी की पूरी बाहर से बाहर की डिस्टेंस 300 mm है। क्लियर है? अब एक चीज बताइए, ISLV 300, तो इसमें इसके क्या क्या ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। मैंने कहा था टेबल लेके खुद देखने की आदत डालिए, पता चलेगा। जो मेरा लेक्चर सुन के चुप रह जाते हैं ना कि सर तो लिख दिए हैं, तो एग्जाम में जाइएगा, आपको जब नहीं दिखे, जब पलटेंगे और आपको देखना नहीं आएगा, तब आप होंगे कंफ्यूज। तो कम से कम बंधु एक बार देख तो लो मैं सही लिख रहा हूं कि गलत। मैं तो देख के लिख दूंगा टेबल से। टेबल में जाइए, इस ISLV 300 का क्या क्या एरिया की जरूरत पड़ी थी उसमें ना, एरिया नीचे डिवाइड करना था, याद करिए। एक्स में आई x1 माइनस आई y1 डिवाइडेड बाई ए। तो ए का वैल्यू कितना होगा, एरिया इसका पढ़ेंगे ISLV का, ए का। तो एरिया मैं पढ़ देता हूं, लिख देता हूं, आप देख लीजिए ध्यान से। ISLV 300 का एरिया जो दिखा रहा है वो 48.08 यानी 4808 स्क्वायर mm, 4808 स्क्वायर mm दिखा रहा है, ठीक है। इसका आई x1 कितना दिखा रहा है वो भी देख लीजिए, और आई y1 क्या दिखा रहा है वो भी देख लीजिए। दोनों में लिख दे रहा हूं, उसकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, ठीक है। आई x1 जो इसका दिखा रहा है वो दिखा रहा है हम लोगों को 7332.9 इंटू 10⁴ स्क्वायर mm ये दिखा रहा है। और आई y1 जो दिखा रहा है हम लोगों को, आई y1 वो 376.2 इंटू 10⁴ स्क्वायर mm ये बता रहा है हम लोगों को इसका आई x1 और आई y1 कितना अच्छा है। अब जाहिर सी बात है, आप अगर अकेले एक आई सेक्शन होता, ए अकेले, तो आई वाई के अबाउट फेल होता, क्योंकि देखिए इस डायरेक्शन में इसका कितना है 700
सॉरी 7332.9 और ये है कि 376, तो इस हिसाब से फेल तो इस पर होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों को ऐसा जोड़ें कि दोनों तरफ से, इधर से भी और उधर से भी, मोमेंट ऑफ या सॉरी बकलिंग रेजिस्टेंस बराबर हो जाए, यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो चलिए हम यहाँ पे सीधे सीधे इनको कितनी दूरी पर रखें, तो दो तरीके हैं। हम आई एक्स एक्स ले लिए, आई वाई वाई ले लिए, तो हम ये कर सकते हैं यहाँ पे कि 2i x1 कर दें बराबर किसके, बताइए, 2i x1 बराबर कर दें 2 इंटू आई y1 और प्लस ए और एक्स स्क्वायर के बराबर कर दें। नहीं है, ये देखिए दोनों x1 जुड़ गए और 2i1 को आपस में बराबर कर दें, ये कर सकते हैं। तो इससे लास्ट में देखिए नहीं किए, देखिए आई एक्स एक्स बराबर आई वाई वाई करना है, तो क्या रास्ता है हमारे पास, फॉर मैक्सिमम स्ट्रेंथ यही तो करना पड़ेगा, यही तो करना पड़ेगा। अब इसको करने के लिए हम यही किए कि ये एक्स एक्स हो गया, यानी दोनों को आपस में मिला दिए और वाई वाई, इनको सॉल्व कर दें। अब ए एरिया रखेंगे या इन सब चीजों को रखेंगे, इनको फाइनली लाएंगे तो आता क्या, आता तो वही है कि x इज इक्वल टू अंडर रूट आई x1 माइनस आई y1 और डिवाइडेड बाई ये, यही तो आया था ना। चाहे तो आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो आप रख दीजिएगा अलग अलग, जैसे रखते थे वैसे रख दीजिएगा, आ जाएगा। आप फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, सबकी वैल्यू रख दीजिए, तो आपको x पता चलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा d पता चल जाएगा। आई x1 कितना है, तो देख लीजिए यहाँ पे 7332.9 7332.9 और माइनस करना है हम लोगों को यहाँ पे कितना बताइए, 376.2 और ये देखिए 10 पावर 4 को मैं बाहर कॉमन कर दिया हूं, डिवाइडेड बाई एरिया कितना है, एरिया देखिए यहाँ पे 4808 स्क्वायर mm, यही चीज ना। अब इनको सॉल्व करेंगे तो यहीं से x की वैल्यू हम लोगों की आ जाएगी। सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेटर पे जरा सब लोग, कितना आ रहा है फटाक से, आप लोग भी कर लीजिए जरा कैलकुलेटर पे सॉल्व, कितना आ रहा है, 7332.9 माइनस कर दिया हमने 376.2 आ रहा है 120.287 mm, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू आई, x की। तो अब बताइए d कितना होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं कि d जो होगा वो x तो यहां से यहां तक की दूरी थी ना, ये x ये दूरी था, तो d बराबर 2x, इसलिए 2 इंटू 120.287 यानी आ जाएगा d इज इक्वल टू 120 यानी 240.6 के आसपास, 240.6 mm के आसपास d की वैल्यू आ गई। इतना क्लियर हुआ कि नहीं कि d यानी कितनी दूरी पर इनको रखा जाए कि इनके बीच में स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो, इससे कम नहीं रख सकते हैं, इससे थोड़ा ज्यादा रखेंगे तो जानते हैं क्या होगा, देखिए ये इसका दूर रहने मतलब x का बढ़ना, ध्यान दीजिएगा, इसको आपस में थोड़ा सा दूर करेंगे तो x बढ़ेगा या d बढ़ेगा, तो d या x बढ़ने से ना y y बढ़ जाएगा, लेकिन x x उतना ही रहेगा। इनको आपस में आप कितना भी दूर कर दीजिए, x x इनका फिक्स हो गया है, लेकिन y y बढ़ता जाएगा, तो बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, फिर बढ़ाने से नुकसान भी कुछ खास नहीं कि आप थोड़ा दूर कर दें, 240 को 242 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 250-300 करने लगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर बैटनिंग दूर दूर करनी पड़ेगी, जालक पद्धति मतलब छड़ें ज्यादा लगेंगी और नुकसान होगा कॉस्ट में, और स्ट्रेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इनको और दूर कर, इससे ज्यादा दूर रखेंगे तो स्ट्रेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि इनका इतने दूरी पर इनको रखना है, केवल इतना ही पूछा है, क्या बोला है कि समान हो, इसके लिए डी बताइए, यदि स्तंभ की प्रभावी लंबाई 4000 mm हो तो स्तंभ की भार क्षमता भी ज्ञात कीजिए। अब आपको पता चला कि 4000 mm इनकी प्रभावी लंबाई है, तो लंबाई एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम करते हैं तो लैम्डा निकलता है। अब अगला एक न्यूमेरिकल यहाँ पे खत्म हुआ, दूसरा हमने लिख दिया स्ट्रेंथ को निकालने के लिए। अब स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी, ठीक है, स्ट्रेंथ के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, तो आप जानते हैं यहाँ पर तुरंत एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम, तो आर मिनिमम क्या होगा, अब तो मजे की बात जानते हैं, आर मिनिमम को आप क्या लिखते थे, आई मिनिमम अपॉन ए करते थे कि नहीं करते थे बताइए। तो एक चीज आपको क्लियर पता है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, आई मिनिमम अपॉन ए, तो आई अब जिस दिशा में कम ज्यादा हो, क्या इनको डी दूरी पर जब आप रख देंगे तो ये कम ज्यादा होगा,
दोनों तरफ बराबर हो गया आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, यानी दोनों तरफ लैम्डा बराबर है, दोनों तरफ स्लेंडरनेस रेशियो बराबर है। तो अब आई जो आप लेंगे मिनिमम, चाहे आप आई एक्स एक्स लें चाहे वाई 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 लें, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। देख लीजिएगा इतनी दूरी पर जब आप रखेंगे तो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई आपस में बराबर हो जाएंगे। तो जब ये आई एक्स एक्स आई वाई बराबर है तो चाहे आप वाई वाई रखें चाहे एक्स एक्स, और अगर हम इसको रख देते हैं आई मिनिमम को आई एक्स एक्स, तो आई एक्स एक्स अपॉन हम रखते हैं ए, तो देखिए कुछ मजा नहीं आएगा। क्यों? हम इसको आसानी से कर सकते थे, लेकिन हम खींच के आपको बता रहे हैं कि चलिए दोनों सेक्शन का आई ले लिए, चाहे आप दोनों का लीजिए चाहे एक का लीजिए, बात बराबर है। क्यों? देखिए इसको आप क्या लिखेंगे बताइए, अगर इन दोनों को आपस में जोड़े हैं तो इनका आई एक्स एक्स क्या होगा, कहेंगे होगा 2i x1 x1, 2i x1 x1 जोड़ेंगे एक्स एक्स बन जाएगा, तो एरिया भी तो 2 हो जाएगा। 2 एरिया का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, 2 इंटू A1 का मतलब एक का एरिया, सपोज करिए एक का एरिया A1 है तो दोनों का एरिया क्या होगा, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 2 से गुणा हुआ, एरिया भी 2 से 2 कैंसिल, तो आई x1 x1 बाई A1 अगर करेंगे तो ये कुछ नहीं है, ये एक सेक्शन का मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन है। अब बताइए आप जो आर मिनिमम जो इतना किए हैं उससे अच्छा सीधे आप टेबल से पढ़ लिए होते तब भी काम हो गया होता। क्यों? क्योंकि एक सेक्शन का तो टेबल में मिल ही जाएगा। तो इस केस में आपको दोनों जुड़े जरूर हैं, लेकिन इनका आर मिनिमम आपको निकालने की जरूरत नहीं है, इनका आर मिनिमम आप सीधे सीधे टेबल से पढ़ भी सकते हैं। अब टेबल से आर मिनिमम जब आप पढ़ेंगे तो आपको आर मिनिमम इसमें जो दिया गया है, दिया है 123.5, ये टेबल में दिया गया है 123.5 mm। चाहे तो आप इसको सॉल्व करके यहां से निकाल भी लीजिए। देखिए यहां पर x1 की वैल्यू रख दीजिए, मैं निकाल के दिखाता हूं। आई x1 की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर 7332 है, रख के देख लीजिए 7332.9, ठीक है, इंटू 10⁴ ये हो गया। और डिवाइडेड बाई एरिया कितना है, डिवाइडेड बाई आपका एरिया है, देखिए यहाँ पे एरिया है 4808, इनसे डिवाइड कर दिए, इसका रूट ले लिए, रूट लेंगे अपने आप 123.49 आ रहा है। तो चाहे आप इसको सॉल्व करिए चाहे टेबल से पढ़ लीजिए, दोनों एक ही चीजें हैं। बताइए एल इफेक्टिव पता है, आर मिनिमम पता चल गया, तो आप लैम्डा पता चल जाएगा, तो आप लैम्डा की वैल्यू क्या यहां से आ जाएगी बताइए, लैम्डा बराबर एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। दिखाई दे रहा है सबको, ज्यादा नीचे तो नहीं हो रहा है, चलिए दिख रहा है अभी, ठीक है ना। एल इफेक्टिव की वैल्यू दिया है यहाँ पे कि प्रभावी लंबाई 4000 mm, तो मैं यहाँ पे एल इफेक्टिव 4000 और डिवाइडेड बाई आर मिनिमम की वैल्यू 123.5 रख दे रहा हूँ। वैल्यू देख लीजिए जरा क्या आ रही है, 4000 डिवाइडेड बाई 123.5, यानी वैल्यू आ रही है 32.38 mm। सॉरी ये mm नहीं, ये लैम्डा है, तो लैम्डा तो रेशियो होता है 32.38। अब लैम्डा की वैल्यू देख रहे हैं 32.38, ये अब 30 और 40 के बीच में ये है, तो एसी का वैल्यू कैसे निकलेगा, टेबल में चले जाएंगे। अब मैं मिटाना पड़ेगा मुझे, मैं क्वेश्चन ही मिटा देता हूं, कोई दिक्कत किसी को? अब सीधे यहीं पर मैं लगा दे रहा हूं क्वेश्चन मिटा करके, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू 30 पर भी देख लेंगे, सॉरी एसी की वैल्यू, और 40 पर देखेंगे, दोनों को मिला करके स्ट्रेंथ हम लोग निकाल दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं। अब लैम्डा यहां पर अगर हम लोग रखते हैं लैम्डा बराबर 30, तो फिर सिग्मा एसी कितना है, और फिर लैम्डा बराबर हम लोग रखते हैं 40, तब सिग्मा एसी कितना है, दोनों का वैल्यू पढ़ लीजिए फटाफट टेबल से 30 और 40 पर। ये टेबल आपके बुक में इसी चैप्टर में दिया गया है, ध्यान से पढ़ लीजिए। लैम्डा जब है 30 तो उसके लिए 145 है और फिर 139 है, तो ये 145 है न्यूटन पर स्क्वायर mm, और इस पर 139 न्यूटन पर स्क्वायर mm। इसका अर्थ समझ रहे हैं, सिग्मा देखिए लैम्डा काफी कम है। अभी पिछला क्वेश्चन जब हम लगाए थे तो लैम्डा 190 था, तो ये काफी कम था, लेकिन अब देखिए 30-40 है तो ये लगभग 150 के पास पहुंच रहा है, काफी 150 के लगभग पास पहुंच रहा है। चलिए इंटरपोलेट कर लेते हैं, ये 30 से बढ़ के 40 हुआ तो ये 145 से घट के 139 हुआ, यानी इसमें जब 10 का बढ़ोतरी हुआ है, मतलब 10 ऊपर गया है, ये देखिए 30 से 40 यानी 10 का इंक्रीमेंट होना, तो इसमें कमी आ रही है, कितने की देखिए 6 की इसमें क्या हो रही है, कमी आ रही है, यानी 1 पर बताइए तो 0.6 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो 0.6 की कमी आएगी। इसलिए कितना हम कितना बढ़े हैं, 130 से हम कितना बढ़े हैं, 30 से 2.38 और ऊपर गए हैं, 30 से हम लोग 32 हुए, यानी 2.38 और ऊपर गए हैं, तो इसमें कमी आ जाएगी 0.6 इंटू 2.38,
0.38 की कमी आएगी। कितना आ जाएगा ये कमी बताइए? तो आ जाएगा 0.6 इंटू 2.38, यानी कमी आ जाएगी 1.428 की कमी आ जाएगी। ठीक है, कमी आ गई, यानी सिग्मा एससी हो कितना जाएगा? कमी आई है कितने में से? 145 में से 145 माइनस 1.428, यानी सिग्मा एससी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 143.572 न्यूटन पर स्क्वायर mm। ये नहीं समझ में आया? बार बार मैं कई बार समझा चुका हूं, फिर भी दिक्कत हो तो पिछला वीडियो भी देखिए, इसको देखिए, सब समझ में आ जाएगा 2-3 बार में। अब सिग्मा एसी यहां से आ गया, तो अब बताइए स्ट्रेंथ पी क्या हो जाएगी? आप जानते हैं ए ग्रॉस आई इंटू क्या होता है? सिग्मा एसी। ए ग्रॉस मतलब दोनों आई सेक्शन का पूरा एरिया और उस पर स्ट्रेस, दोनों आई सेक्शन का एरिया 2 इंटू एक का एरिया। एक का एरिया कितना था हम लोग का याद करिए, देखिए इसको रखेंगे यहाँ पे, कहीं लिखा है 4808 था शायद स्क्वायर में 4808 इंटू सिग्मा एसी है 143.572। निकाल दीजिए इससे सबका स्ट्रेंथ, कैलकुलेट कर लीजिए। आ रहा है 1380.58 इंटू 10⁻³ न्यूटन, या फिर इसको कह सकते हैं 1380.58 किलो न्यूटन। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। फाइनल आंसर का आंसर 2 है, क्वेश्चन भी 2 थे। पहला क्वेश्चन था कि इनके बीच की दूरी क्या होगी, वो दूरी हमने यहां पर निकाला है 240.6। दूसरा कॉलम की स्ट्रेंथ क्या होगी उसको हमने निकाल दिया 1380.58 किलो न्यूटन। यहां से एक टॉपिक आपका और खत्म होता है, बिल्टअप सेक्शन, और इसके बाद का टॉपिक हम लोग का डिजाइन होगा। अभी तक जितना न्यूमेरिकल आप लगाए केवल स्ट्रेंथ निकाले हैं कंप्रेशन मेंबर का, डिजाइन अभी एक भी आप नहीं किए हैं। अब डिजाइन का क्वेश्चन अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, चिंता मत करिए उसकी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।